प्रत्यक्ष के संदर्भ में बौद्ध मत क्या है उसकी विवेचना हम लोग ने विस्तार पूर्वक की थी। और जैसा कि बार-बार कहा जा रहा है कि ज्ञान मीमांसीय विवेचना में थोड़ी जटिलता है, क्लिष्टता है, तो वो उसको बार-बार कोशिश किया जा रहा है कि आप लोग को उसको बार-बार दोहराव करके उसको समझाने का प्रयास किया जाए। और फिर जैसे-जैसे आप बुक्स को पढ़ेंगे बार-बार, अवधारणाओं को समझने की कोशिश करेंगे और रिवीजन करेंगे, तो धीरे-धीरे अवधारणाएँ और स्पष्ट होती जाएँगी आपको। तो इसमें बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। धीरे-धीरे बढ़ते रहिए और चीज़ों को समझते रहिए। कल जैसा हम लोग ने कहा था कि प्रत्यक्ष को बताने के बाद फिर हम लोग अनुमान के ऊपर आएँगे और अनुमान को समझने की कोशिश करेंगे। और एक बिंदु के ऊपर हम लोग ने अपनी विवेचना रोक दी थी और वो बिंदु ये था कि एक अवधारणात्मक प्रश्न उभर रहा था कि यदि जो सामान्य लक्षण है वह बुद्धि विकल्पों के द्वारा निर्मित होता है और उसका बोध हम लोग अनुमान से मान रहे होते हैं और इसे वह काल्पनिक कहते हैं क्योंकि मिथ्या विशेषण विषय से भाव संबंध से यह प्राप्त हो रहा होता है उससे जो है सुसज्जित होता है। तो फिर हम लोग इसको अनुमान को प्रमाण क्यों मान रहे होते हैं? सही दृष्टिकोण से देखें तो बौद्धिज्म में केवल एक ही प्रमाण को मानना चाहिए, वो भी प्रत्यक्ष प्रमाण को, और प्रत्यक्ष में भी निर्विकल्प प्रत्यक्ष। ये विवेचना हम लोग कर रहे थे, लेकिन हम लोग जैसा जानते हैं कि यहाँ पर दो प्रमाणों को माना गया है, प्रत्यक्ष और अनुमान। तो इसके पीछे की अवधारणा क्या है? ये जनरली ये प्रश्न आप कभी सुने ही नहीं हो कि कभी ऐसा भी प्रश्न उठा सकता है कोई सामान्य तौर पे, और हमने भी जब काफ़ी पढ़ा है इसको, लेकिन कभी हमारे समक्ष भी अपने छात्र होने के दौरान या फिर रिसर्च वगैरह करते हुए भी हमारे समक्ष भी ये प्रश्न नहीं आया था। लेकिन जब हम अपनी पुस्तक लिख रहे थे और उसमें हम ये प्रमाण विभेद वाले पोर्शन पे काम कर रहे थे, तो ये सहज ही ये प्रश्न मेरे मनोमस्तिष्क में भी उठने लगा और कई जगह हमें ये दिखाई भी दिया रेखांकित होते हुए। तो मेरी भी क्यूरियोसिटी बढ़ी कि इसको जानने का प्रयास करना चाहिए कि ऐसा क्यों है कि अनुमान को एक स्वतंत्र प्रमाण के रूप में स्वीकार किया गया है, जबकि अनुमान की जो विषय वस्तु है सामान्य लक्षण उसे काल्पनिक कहा गया है, जो मिथ्या विशेषण विषय से भाव आदि संबंधों से सुसज्जित होती है। तो फिर इसको क्यों माना जा रहा है एक स्वतंत्र प्रमाण के रूप में? तो कल की विवेचना हम लोग यहीं पे रोक दिए थे और कहे थे कि आज की क्लास में हम लोग इसको देखने का प्रयास करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बेसिकली अनुमान पर केंद्रित रहेंगे और जैसे कि प्रत्यक्ष के प्रकार के संदर्भ में तो कोई अब संदर्भ रहा ही नहीं, क्योंकि दो हम लोग जनरली हम लोग देखते हैं कि न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष के दो प्रकार तो नहीं है, प्रत्यक्ष के दो स्टेजेस माने जाते हैं। ठीक है, सामान्य तौर पे इसको न्याय वैशेषिक दर्शन में प्रत्यक्ष के दो प्रकार के रूप में मान लिया जाता है कि निर्विकल्पक और सविकल्पक। लेकिन देखा जाएगा तो न्याय वैशेषिक दर्शन में प्रत्यक्ष के दो स्टेजेस माने गए हैं। ठीक है, एक निर्विकल्पक, दूसरा सविकल्पक। यानी वहां पर जो प्रत्यक्ष है वो सदैव प्रत्यक्ष तो सविकल्पक ही होगा, लेकिन एक आरंभिक स्टेज होती है जिसको निर्विकल्पक कहा जाता है और उसके उपरांत जो स्टेज आती है उसको सविकल्पक कहा जाता है। इसलिए निर्विकल्पक सविकल्पक आर नॉट टू काइंड्स ऑफ perception in न्याय वैशेषिक दर्शन, but either the two stages of perception in न्याय वैशेषिक दर्शन। कहने का अभिप्राय यहाँ ये कहा गया कि न्याय वैशेषिक दर्शन में प्रत्यक्ष के दो प्रकार नहीं है, निर्विकल्पक सविकल्पक, बल्कि प्रत्यक्ष के दो स्तर हैं। तो पहले स्तर को हम लोग निर्विकल्पक कहते हैं। जब न्याय वैशेषिक दर्शन पढ़ेंगे तो विस्तार पूर्वक इसकी विवेचना की जाएगी कि निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पक। इसको कहा जाता है निष्प्रकारक ज्ञान, यानी यह स्पष्ट नहीं होता है कि कौन सा विशेषण है कौन सा विशेष है, विशेषण और विशेष के बीच संबंध का बोध नहीं हो रहा होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं निष्प्रकारक ज्ञान, निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पम। इसके बाद की जो स्टेज आती है उसको कहते हैं सत्प्रकारकम ज्ञानम सविकल्पम। यानी सत्प्रकारक होता है, यहाँ स्पष्ट हो रहा होता है विशेषण और विशेष के बीच का संबंध, इसका स्पष्टीकरण हो रहा होता है और हम निश्चय ले पा रहे होते हैं
निश्चित कर पा रहे होते हैं कि अभिभूत क्या हो रहा होता है, इस स्टेज को हम लोग सविकल्पक प्रत्यक्ष कहते हैं। अब जहाँ बौद्धिज्म का संदर्भ था तो हम लोग ने देख लिया कि यहाँ पर विषय वस्तु को दो भागों में बांट दिया जा रहा है। एक तो जो विषय वस्तु का मूल स्वरूप है जिसे स्वलक्षण कहा गया है, यह प्रत्यक्ष में आ जा रहा है, और प्रत्यक्ष में कौन सा? निर्विकल्प प्रत्यक्ष। इसीलिए परिभाषा दी गई कल्पना पूर्णम नाम जात्यादि संयुक्तम ज्ञानम प्रत्यक्षम। यहाँ भ्रांत पद भी जोड़ दिया जाता है कि कल्पना पूर्णम नाम जात्यादि संयुक्तम अभ्रांत ज्ञानम प्रत्यक्षम। इस रूप में भी इसको व्याख्यायित धर्मकीर्ति ने किया। तो यहाँ पर नाम जाति आदि से असंपृक्त बोध के रूप में डिफाइन किया जा रहा है, यानी निर्विकल्पक प्रत्यक्ष के रूप में डिफाइन किया जा रहा है, जिसकी विषय वस्तु स्वलक्षण के रूप में डिफाइन। और बुद्धि विकल्पों से जन्य जो सामान्य लक्षण का हमें बोध हो रहा होता है, उसे अनुमान के क्षेत्र में डाला जाता है। तो स्पष्ट है कि यहाँ प्रत्यक्ष के प्रकार में केवल एक ही है, वो है निर्विकल्पक प्रत्यक्ष। तो इसकी दोहराव की आवश्यकता नहीं है। एक सामान्य सी विवेचना अगर हम लोग देख लें इंद्रियों की संख्या को लेकर, वैसे बहुत आप लोग के लिए वो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा आप उसके ऊपर प्रकाश डाल के हम आगे बढ़ते चले, तो बौद्ध मत में इंद्रियों की संख्या को 5 माना गया है। 5 इंद्रियों की संख्या को माना गया है, और वो 5 इंद्रियां आप लोग जानते हैं जो आपकी पंच इंद्रियां हैं। नेत्र है, कर्ण है, घ्राण है, रसना है, त्वचा है, इसको आप लोग जान रहे होते हैं। और इनको भौतिक माना गया है, यानी ये परमाणुओं से निर्मित होती हैं, इसलिए इनको भौतिक माना गया है। ठीक है, तो इनको भौतिक माना गया है। तो नाम रूप तो आप लोग जानते ही होंगे, नाम रूप। तो ये जो है इसको भौतिक माना गया है परमाणुओं से निर्मित होने के कारण। तो ये दो चीज है, 5 इंद्रियों को माना गया है, परमाणुओं से निर्मित होने के कारण इन्हें भौतिक माना गया। एक विशिष्टता इनकी विवेचना में यह है, जो आपको सामान्य पुस्तकों में नहीं दिखेगी, कुछ विशिष्ट पुस्तकों में दिखाई देगी, उसको हमने रेखांकित किया है, और वह विवेचना आपके समक्ष भी हम प्रस्तुत कर रहे हैं कि यहाँ पर इंद्रियों की संख्या तो 5 मानी गई है, लेकिन जो सेंसेशंस होते हैं, संवेदनाएं होती हैं, उनकी संख्या 6 मानी गई है। ठीक है, उनकी संख्या 6 मानी गई है। और इन संवेदनाओं को कहा गया चाक्षुष, श्रावण, घ्राणन, रासन, स्पर्शन व मानस। इसके रूप में यहाँ संवेदनाएं, सेंसेशंस 6 मानी गई हैं, और इन 6 संवेदनाओं के 6 विषय माने गए हैं, जैसे रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श एवं मन। इसके 6 विषय माने गए। तो आपको अगर थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट करके पूछेगा तो नहीं, लेकिन अगर पूछते, या आपकी अवधारणा में ये रहना चाहिए थोड़ा सा, तो आपको स्पष्ट होना चाहिए कि 5 इंद्रियां मानी गई हैं, संवेदनाएं जो है 6 मानी गई हैं, और 6 संवेदनाओं के 6 विषय माने गए हैं। इतना आप तो ध्यान रखिएगा, और थोड़ा थोड़ा कंपैरिजन न्याय वैशेषिक दर्शन के साथ चलता रहेगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ज्ञान मीमांसीय दृष्टिकोण से भारतीय दर्शन में 2 प्रमुख बिंदु दिखाई देते हैं, एक बौद्ध न्याय का और एक न्याय वैशेषिक दर्शन का। और एक और थोड़ा बहुत एक जो हमको दिखाई देता है ज्ञान मीमांसी दृष्टिकोण से कुछ बिंदुओं में, वो मीमांसा दर्शन में हमको देखने को मिलता है। तो ये 2 तो प्रमुख स्तंभ दिखाई देते हैं न्याय वैशेषिक दर्शन के रूप में और बौद्ध न्याय के रूप में। तो इसलिए ये कंपैरिजन चलता रहेगा, थोड़ा थोड़ा कंपैरिजन आप लोग देखते रहिएगा। जैसे प्रत्यक्ष के संदर्भ में हम लोग ने देख लिया कि प्रत्यक्ष में जहाँ 2 स्टेजेस के रूप में निर्विकल्पक प्रत्यक्ष, सविकल्पक प्रत्यक्ष माना गया है, वहाँ जो है हम लोग बौद्धिज्म में देख रहे हैं कि निर्विकल्पक प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रत्यक्ष है, जिसके विषय वस्तु स्वलक्षण है, और जो सविकल्पक बोध हो रहा होता है वह अनुमान के विषय क्षेत्र में आता है, और उसका विषय क्षेत्र क्या है? सामान्य लक्षण। इस रूप में हम लोग एक कंपैरिजन करके देख ले रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा कंपैरिजन करते रहिए। वहां पर भी हम लोग अगर यहाँ पे भी कंपैरिजन करें, तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि 5 इंद्रियों को मान 5 इंद्रियों को मान रहे हैं ना, जैसे हमने कहा 5 इंद्रियां हैं और इनको भौतिक मान रहे हैं। अगर न्याय वैशेषिक दर्शन से कहें, इसका कंपैरिजन करें, तो हम लोग क्या पाते हैं कि वहां पर 5 इंद्रियां मानी गई, नहीं, मन को भी एक इंद्रिय माना गया, आभ्यंतर इंद्रिय के रूप में माना गया। जब आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग बताएंगे मन को भी एक आभ्यंतर इंद्रिय के रूप में स्वीकार किया गया है। तो एक 5 बाह्य इंद्रियों को माना गया है, जो हमारी 5 बाह्य इंद्रियां हैं उनको स्वीकार किया गया है, और एक आभ्यंतर इंद्रिय को स्वीकार किया गया है, जिसको मन के रूप में स्वीकार किया गया है।
तो यहाँ पर भी ये कंपैरिजन आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो है मन को एक इंद्रिय के रूप में नहीं स्वीकार किया गया है, बल्कि ये एक जो है जो 5 प्रकार की हमारी 6 प्रकार की संवेदनाएं होती हैं, उसमें जो छठी हमारी संवेदना सेंसेशंस मानस होती है, उसके विषय के रूप में मन को स्वीकार किया गया है। तो ये एक डिफरेंशिएट है, इसको भी आप लोग समझते रहिएगा और इस तरह से कंपैरिजन करते रहिएगा। तो ये एक कंपैरिजन था जिसको हम लोग ने समझने की कोशिश की। आइए राज जी, स्वागत है आपका। तो इस तरह से हम लोग ने एक कंपैरिजन किया और ये कंपैरिजन हर एक बिंदुओं पे अलग-अलग तरीके से चलता रहेगा। तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा, इसका विश्लेषण विवेचन करते रहिएगा। अभी हम लोग उस बिंदु के ऊपर आते हैं जो हम लोग ने लास्ट क्लास में छोड़ के रखा था। अभी तक की जितनी विवेचना है कि होप आप लोग को उसको समझ पा रहे होंगे। इसकी रिकॉर्डिंग अभी हम ग्रुप में डाल देंगे और पिछली वाली भी रिकॉर्डिंग आप लोग को डाल देंगे, ताकि इसकी जो जटिलता है, क्लिष्टता है, उसको आप लोग थोड़ा सा कोप अप करते रहें। अब जिस बिंदु के ऊपर हम लोग लास्ट क्लास छोड़ के गए थे कि आखिर वह कौन सा संदर्भ या अवधारणा है जिसके आधार पर अनुमान को एक प्रमाण के रूप में स्वीकार किया गया, क्योंकि स्पष्ट रूप से हमें दिखाई दे रहा है कि जो अनुमान का विषय है सामान्य लक्षण, वह बुद्धि विकल्पों से निर्मित होने के कारण काल्पनिक है। तो स्पष्ट रूप से जो प्रमा का लक्षण हम लोग ने निर्धारित किया था, जैसे आरंभिक रूप से विवेचना में ज्ञान मीमांसा में, ज्ञान मीमांसी बौद्ध न्याय की विवेचना में हम लोग ने प्रमा के लक्षण के रूप में क्या स्वीकार किया था कि प्रमा वह बोध होता है जो अविसंवादी होता है, यानी ज्ञान की विषय वस्तु के साथ जिसका विसंवाद न हो। तो यहाँ पर जब काल्पनिक संदर्भ बन जाता है तो यहाँ पर कैसे विसंवाद जो है अविसंवाद कैसे परिघटित होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ तो बुद्धि विकल्पों से निर्मित बोध हो रहा है जो कि काल्पनिक बोध है। तो स्पष्ट रूप से प्रमा रूप ज्ञान का लक्षण जो अविसंवादकत्व है, वह हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा यहाँ पर, इसलिए इसे हमें भ्रांति के रूप में देखना चाहिए, एक अप्रमा बोध के रूप में देखना चाहिए। तो फिर क्यों हम इसको एक प्रमा के रूप में ले रहे होते हैं और इसके प्रमाण के रूप में अनुमान को स्वीकार कर रहे होते हैं। इसकी क्या विवेचना हो सकती है? कोई बहुत स्पष्ट विवेचना, विस्तार पूर्वक विवेचना आपको सामान्य पुस्तकों में तो मिलेगी ही नहीं। कुछ विशिष्ट पुस्तकों में थोड़ी बहुत प्रकाश डाले गए हैं कि धर्म कीर्ति ने इसको थोड़ा सा व्याख्यायित करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है ये बात तो स्पष्ट है, यानी इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये जो सामान्य लक्षण का बोध हो रहा होता है अनुमान के द्वारा, वह भ्रांति ही होती है। इसमें अविसंवाद जो है जिसको हम लोग कहते हैं कि प्रमा रूप ज्ञान का लक्षण कि वह अविसंवादी होता है, विसंवाद परिघटित न हो। तो यहाँ अविसंवादकत्व जो है परिघटित नहीं होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शंका का विषय नहीं है। स्पष्ट रूप से हम लोग आरंभिक रूप से भी कहते हुए आ रहे हैं कि इसकी विषय वस्तु जो है बुद्धि विकल्प जन्य काल्पनिक होती है। तो स्पष्ट रूप से इसे हमें भ्रांति की श्रेणी में रखना चाहिए। लेकिन फिर क्यों हम इसको एक प्रमाण के रूप में स्वीकार कर रहे होते हैं? तो इसके एक्सप्लेनेशन में जो हमको प्रमाण वार्तिक ग्रंथ है जो धर्म कीर्ति का, उसमें उन्होंने कुछ प्रकाश डालने की कोशिश की है कि इसका एक लाइन में जो अगर हम आपको इसका एक उत्तर दे दें और इसके बाद उसको थोड़ा सा विवेचित करने का प्रयास करें, जो उन्होंने भी अपने प्रमाणवादी ग्रंथ में व्याख्यायित करने का प्रयास किया है। तो उन्होंने कहा है कि स्पष्ट रूप से इसमें प्रमाणत्व का तो अभाव दिखाई देता है, लेकिन एक दृष्टांत वो प्रस्तुत करते हैं। वो दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं कि कभी-कभी ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि किसी कमरे में अगर मणि रखी हो और वहाँ दीपक भी जल रहा हो। एक प्रसिद्ध दृष्टांत है, उस दृष्टांत के माध्यम से वह इस समस्या को सुलझाने का प्रयास कर रहे होते हैं आचार्य धर्मकीर्ति। वह कहते हैं कि यदि किसी कमरे में मणि हो तो मणि में भी प्रकाश होता है अपना, और इसी प्रकार अगर वहाँ दीपक भी रखा हो तो दीपक में भी प्रकाश होता है। और अगर उस कमरे में 2 छिद्र हों तो उन दोनों छिद्रों से जो है हमें प्रकाश आ रहा होता है, लेकिन जो व्यक्ति बाहर से देख रहा होता है वह उसको स्पष्ट नहीं कर पाता कि इसमें से कौन से छिद्र से मणि का प्रकाश आ रहा है और किस छिद्र से जो है हमें क्या आ रहा है,
दीपक का प्रकाश आ रहा है, तो वह इसका निश्चय नहीं कर पाता। तो ये जो हमें बोध हो रहा होता है, यानी ये जो एक सामान्य लक्षण का परिघटना घटित हो रही होती है, इसके बाद भी क्या होता है कि हम उसे पाने का प्रयास करते हैं। यानी एक प्रकार से उसमें हम हमारे अंदर क्या होती है, अर्थ क्रिया कारिकत्व उत्पन्न होता है और हम उसको पाने की कोशिश करते हैं। यानी हम मणि को पाने की कोशिश करते हैं। तो मणि को पाने की कोशिश करने में जब हम एक छिद्र से देखते हैं, तो हम देखते हैं कि वहां पर मणि न होकर बल्कि क्या है, दीपक है, दीपक का प्रकाश आ रहा होता है। तो फिर हम दूसरे छिद्र से देखकर उसको पाने की कोशिश करते हैं, तो हम देखते हैं कि वहां से मणि का प्रकाश आ रहा है। इस प्रकार से हम जो है अपने लक्ष्य को या जो हम प्राप्त करना चाहते हैं उसको प्राप्त करने में हम सफल हो रहे होते हैं। तो इस प्रकार से वो इस दृष्टांत के द्वारा यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि वस्तुतः अयथार्थ होने के बाद भी, यानी यह जो परिघटना घटित हो रही है यहाँ पर, अयथार्थ होने के बाद भी हम यहाँ पर फिर अनुमित करते हैं, यानी हम अनुमान करते हैं। और ये अनुमान किस आधार पर कर रहे होते हैं, प्रवृत्ति साफल्य अनुमान के आधार पर कर रहे होते हैं। प्रवृत्ति साफल्य अनुमान मतलब कि हम उसे प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, हम मणि को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और उस प्रयास में हम पहले छिद्र में जाते हैं और उसमें हम देखते हैं, तो हमें देखते हैं कि वहां से मणि का प्रकाश नहीं आ रहा है बल्कि जो दीपक जल रहा है उसका प्रकाश आ रहा है। तो हमारी प्रवृत्ति में असफलता मिलती है। तो हम ये निश्चय करते हैं कि यह जो बोध हो रहा था हमें वह सही बोध नहीं था, क्योंकि जो अविसंवाद होना चाहिए, यानी हमारे ज्ञान की विषय वस्तु के साथ जो है विसंवाद परिघटित नहीं होना चाहिए, जो अविसंवाद होना चाहिए वो परिघटित नहीं हुआ, हमारी प्रवृत्ति में असफलता मिली। तत्पश्चात हम दूसरे क्षेत्र में देखते हैं तो हमें मणि दिखाई देती है और फिर हम उस मणि को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो हमारी प्रवृत्ति में सफलता मिलती है और हमें जो बोध हो रहा होता है उसका विसंवाद जो है, वो अविसंवाद जो है परिघटित हो जाता है, यानी विसंवाद नहीं होता है। तो इस प्रकार हम बोध का निश्चय कर रहे होते हैं कि ये जो बोध हो रहा होता है ये सही है और ये बोध हो रहा होता है वो गलत है। तो इस प्रकार से ये संपूर्ण परिघटना जो है सामान्य लक्षण के संदर्भ में ही परिघटित हो रही होती है, क्योंकि डायरेक्ट तो हम देख नहीं रहे होते। अगर डायरेक्ट हमारे समक्ष ही मणि होती तो मणि को तो हम देख रहे होते, उसका प्रत्यक्ष कर रहे होते, तो हम देख रहे होते कि जो है कि हमारे समक्ष मणि दिखाई दे रही है, लेकिन मणि तो हमें दिखाई नहीं दे रही थी, हमें सिर्फ प्रकाश आता हुआ दिखाई दे रहा था। और उस प्रकाश के आधार पर हमारे अंदर प्रवृत्ति उत्पन्न होती है कि हम उसे प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और उस प्रयास में हम देखते हैं कि एक बोध हमारे लिए क्या होता है, अप्रमा होता है, भ्रांति रूप होता है, और दूसरे बोध में जो है हम उसको प्राप्त करने में सफल होते हैं, जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसका मतलब है कि यह स्पष्ट करते हैं कि अनुमान जो है इसकी विषय वस्तु अयथार्थ होने पर भी, काल्पनिक होने पर भी एक प्रकार से ये क्या है, प्रापक है। प्रापक है इसका मतलब है कि यह हमें ज्ञान देने में सक्षम है, हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने में सक्षम है। इसी बेसिस के आधार पर वह अनुमान को जो है एक प्रमाण के रूप में स्वीकार कर रहे होते हैं। इसके बाद भी कि यहाँ पर जो विषय वस्तु है वह बुद्धि विकल्पों से निर्मित कल्पना है, काल्पनिक है, उसके बाद भी यह इसको प्रापक होने के कारण, यानी हमारे ज्ञान को जो है, हमारे ज्ञान, हमारे जो लक्ष्य है, जिस बोध को हम समझ रहे होते हैं, उस बोध तक, उस विषय वस्तु तक हमारे पहुंचाने में हमें चूंकि सक्षम होता है ज्ञान का प्रापक होने के कारण, इस कारण हम इसे एक प्रमाण के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। और केवल दो ही प्रमाण को क्यों स्वीकार कर रहे होते हैं, जैसा हमने आरंभ में ही बताया कि प्रत्यक्ष और अनुमान, क्योंकि कहते हैं कि प्रमाणों की आवश्यकता किस आधार पर होती है, विषय वस्तु के आधार पर होती है। और वह विषय वस्तु को दो ही भाग में बांट रहे होते हैं बौद्ध न्यायी, एक कहते हैं कि सामान्य लक्षण होता है और एक कहते हैं स्वरूप लक्षण होता है। तो जो स्वरूप लक्षण का क्षेत्र है वह निर्विकल्पक प्रत्यक्ष यानी प्रत्यक्ष के क्षेत्र में आ जाता है। जो सामान्य लक्षण का बोध है वह जो है काल्पनिक होने के बावजूद भी चूंकि प्रापक है और हमें ज्ञान प्राप्त कराने में सक्षम होता है, इसलिए उसे अनुमान प्रमाण के क्षेत्र में रख दिया जाता है। तो यही एक अवधारणा है जो प्रमाण वार्तिक में धर्मकीर्ति में एक दृष्टांत के माध्यम से
प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। सामान्य पुस्तकों में कहीं